नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की गुजरात के चुनाव को लेकर और इसी पर विस्तार से बढ़ेंगे कि मोदी लहर के बातों के बीच में मोदी के गुजरात में 20 से अधिक आंदोलन हो चुके हैं। अभी जन आवाज को उठाते हुए कई आंदोलन भी गुजरात की सरजमी पर देखे जा रहे हैं और इसमें एक सवाल ये उठता है क्या भाजपा ही आंदोलन करवा रही है? ऐसे कई राजनीतिकार हैं जो गुजरात समीकरण को बदलने के लिए इस तरह के कयास लगा रहे हैं। इसका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण हम नहीं कह रहे। ऐसे जानकारों का मानना है कि आंदोलन को जन्म देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या हो सकता है, एक ये सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से गुजरात में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिख रहा है और लगातार पुराने से पुराने मुद्दों को लेकर जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा भी उम्मीद जताई जा रही है कि समीकरण को बिगाड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और उन आंदोलन को भुलाने के लिए क्या कुछ इस तरीके का परिवेश देखने के लिए मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आंदोलन की बयार अब गुजरात चुनाव को लेकर देखी जा रही है गुजरात के अंदर, और इसमें एक ये राजनीतिक कई जानकार हैं, कुछ सूत्र भी हैं, वो भी इस बात को लेकर जो है अटकलें लगा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही इन्हीं आंदोलन के पीछे काम कर रही है। देखिए, एक कंस्पिरेसी थियरी है ये, और कुछ लोगों का ये मानना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है, जब भी मतलब 2007 का हो या 12 का हो या 17 का हो या अभी 22 की जो बात हम कर रहे हैं, कुछ लोग ये बिल्कुल मानते हैं कि ये सब किया धरा जो है भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। वो चुनाव से पहले कुछ उस तरह के जो अलग अलग घटक हैं, अलग अलग क्षेत्रों के तबकों के लोगों को चाबी टाइट करती है और कहती है कि तुम आंदोलन करो, और फिर जो है एक माहौल बनता है। फिर वो माहौल में अचानक से वो आंदोलन शांत हो जाता है। कुछ वादे उनको कर दिए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो चरम पे होता है आंदोलन, वो अपने आप बंद हो जाता है। तो जनता में ये मैसेज जाता है कि देखिए यार, ये सरकार बड़ी सक्षम है, ये सरकार जो है वो अराजकता या ऐसी कोई स्थितियों को अगर बनती भी है, खड़ी होती भी है, तो उसको हैंडल करने में बड़ी सक्षम है। और उसके बाद फिर वो जो वादे होते हैं वो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर जब दूसरा चुनाव आता है तो फिर से लोग जो है सड़क पे उतर जाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मुझे कुछ हद तक कुछ तबकों तक मुझे उसमें दम दिखता है, क्योंकि कुछ ऐसे तबके हैं जो मुझे पता है कि वो सिर्फ भाजपा के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, उन्हीं की बात सुनेंगे, और वो अगर नहीं भाजपा के द्वारा अगर प्रेरित किए जाते तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ तो ऐसे बिल्कुल तबके हैं, लेकिन हर बार ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा हर बार तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, 2017 के जो आंदोलन हुए, एक 2015 जुलाई से लेके दिसंबर 2017 तक का जो एक पूरा एक कालखंड रहा गुजरात की राजनीति में, और समाज की अगर पूरी स्थिति को देख के हम बात करें, तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेरित किए गए आंदोलन नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो सब आंदोलन को मैंने बहुत करीब से उसको कवर किया हुआ है, मैं इन एंड आउट जानता हूँ आंदोलनों का। पाटीदार आंदोलन में ये था, देखिए, कि पाटीदार आंदोलन जो है वो संघ के साथ जुड़े कुछ प्रबुद्ध लोग थे जो पाटीदार समाज से बिलोंग करते थे, और उनकी ये सालों से एक मांग रही है। समझ लीजिए कि 1994 में जब आखिरी बार गुजरात सरकार ने कुछ फैसले लिए थे जिसमें कुछ जाति समूह को उन्होंने ओबीसी में शामिल किया था, तो उस समय कुछ जाति समूह ऐसे थे जो चाहते थे कि उनका भी समावेश हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो पाटीदार उनमें से एक है, और पाटीदार गुजरात को अगर छोड़ दें आप, तो ऑलमोस्ट सभी राज्यों में वो ओबीसी में आते हैं, ऑलमोस्ट। पर गुजरात में वो अपने आप को सवर्ण बताने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो वो कुछ बड़े लोग थे, चाहते नहीं थे कि हमारा जो समाज है वो ओबीसी में आ जाए, क्योंकि वहाँ फिर वो जाति व्यवस्था और उस पर जो गौरव लेने की बात आती है वो मामला बन गया था। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि चलो भाई, हम तो ठीक है, व्यापार भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम बिजनेस और औद्योगिक रूप से भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक ओवरऑल इमेज है ना पाटीदारों की, सब समृद्ध प्रजा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब कि लाखों की तादाद में पाटीदार फैमिलीज जो है वो ऐसे हैं जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय हैं,
और जिनकी जो पाटीदार हमारे यहाँ तो मतलब एक किसान कौम थी, आज भी किसान कौम ही है बेसिकली। तो किसान और खेती बाड़ी पर वो निर्भर होती हुई कौम थी, पर धीरे धीरे क्या होता गया, जमीनें बेचते गए ये लोग। और फिर एक घर में 4 बेटे हैं या 3 हैं या 2 हैं, तो जमीनें का बंटवारा भी होता गया। जमीन की अगर किसी के पास समझ लो फॉर एग्जाम्पल 100 बीघा हुआ करती थी, आज उसके पास 10 बीघा मुश्किल से बची है, तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में उनके बच्चे जब पढ़ने के लिए निकले, तो जब पढ़ाई में वो आगे गए, तो उनको समझ में आया कि यार यहाँ अगर हमको ओबीसी का स्टेटस होता तो बहुत फायदा हो जाता। तो उस चीज को लेकर जब कुछ बड़े जो विचारक लोग थे पाटीदार समाज में और जो संघ से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक सोचा था कि गुप्त रूप से अभियान चलाएंगे, बड़ा लो प्रोफाइल, मतलब ये सड़क पर उतरने की या आंदोलन करने की बात नहीं थी उसमें। वो एक मत एकत्रित करना चाहते थे पाटीदार कम्युनिटी का। वो पूरा उन्होंने साइंटिफिकली एक पूरा एक वो बनाया था, पूरा एक पेपर बनाया था जिसमें सवाल जवाब थे और उसमें फिर आप किससे सहमत है किससे नहीं है वो सब था। और उसका एक गुप्त रूप से बड़े लो प्रोफाइल होके पाटीदार समाज के भीतर ही उस पर एक मत एकत्रित करने की बात और योजना थी और उस पर काम होना था। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो बात जो रास्ते पर उतर आई, ये उनका आयोजन नहीं था। तो संघ से एक कह सकते हैं कि इसका इनिशिएशन हुआ था, पर फिर जो स्वरूप बदल गया, फिर जिस तरह से हमने वो आंदोलन देखा सड़कों पर, वो भारतीय जनता पार्टी या संघ द्वारा प्रेरित नहीं था। हाँ, फिर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से हार्दिक पटेल चले, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के इशारे पे काम हो रहा था। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो एक तरह से कह सकते हैं कि पाटीदार आंदोलन जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके एक बहुत बड़े नेता के इशारे पे आगे बढ़ता गया, चलता गया, उसका स्वरूप समय समय पर बदलता गया। उसमें एक बड़ा नेता जो है उसकी बहुत अहम भूमिका है। अब बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी आंदोलन की, जो अल्पेश ठाकुर ने शुरू किया ओएसएस एकता मंच के नाम पे। अल्पेश ठाकुर ने भी इसको जो है ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया था। बेसिकली वो ठाकुर क्षत्रिय सेना का संगठन कर चुके थे और उनमें बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने आप में वो रखते हैं। और इस आंदोलन के पाटीदार मतलब सवर्ण प्रजा है गुजरात में, और बाकी ठाकुर कोली और बाकी जो ओबीसी एससी एसटी समाज जो हैं वो ऑब्वियसली वो तो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने इस तर्ज पर आंदोलन किया कि भाई हमारा हक जाने नहीं देंगे। पाटीदार ये चाहते थे कि जो 27% का जो ओबीसी कोटा है उस कोटे में हमको शामिल कर दिया जाए। तो इसके रिएक्शन के रूप में उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। और जो दलित आंदोलन शुरू हुआ वो तो जो ऊना में जो एक बड़ी बर्बरतापूर्ण क्रूर घटना हुई दलित के साथ ऊना में, उसके रिएक्शन में जिग्नेश मेवाणी नाम के एक युवा नेता का उदय हो गया, जो कोई प्लान्ड नहीं था। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो 3 बड़े आंदोलन थे वो सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेरित या प्रभावित नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ ना कुछ रोल इसमें रहा है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन इसके अलावा जो आज हम देख रहे हैं, आज 20 तरह से 30 तरह से आंदोलन खड़े हुए हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, तलाटी जिसको सचिव कहते हैं जो आपके गांव में होते हैं, सरकारी तौर से नियुक्त होते हैं, वो अपने हक को लेकर जो है उठ खड़े हुए हैं। शिक्षक अपने हक को लेकर, मतलब शिक्षक फिर सरकारी कर्मचारी में ही, लेकिन फिर उनका अलग संगठन है, वो मांग खड़ी करके बैठा हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात अभी जो राष्ट्र संवाद में कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मालधारी समाज, जिस पर हम हो सकता है आज एक पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम करें आज, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा समाज है। 10 लाख से भी ज्यादा कुटुंब हैं जो पशुपालन करते हैं। इस पर हमने एक बार पहले बात की थी, आज हो सकता है शायद हम विस्तार से कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि वो अब सड़क पे उतरे हैं। कुछ दिनों पहले गांधीनगर के पास जो शेरथा है, वहाँ का जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे इन लोगों ने एक वो की है, अपनी सभा की थी, क्योंकि जो आवारा पशुओं को लेकर जो एक एक्ट बनाया है सरकार ने, उस एक्ट के खिलाफ ये लोग बुरी तरह से अब मतलब उनको झुंझला गए हैं। तो उनको लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये हम पता है पहली बार जब इसको कवर किया था पत्रकारिता में, तो हमने इसको पहली बार 2003 में कवर किया था। बहुत बड़ी रैली 2003 में निकली थी, अहमदाबाद की सड़कों पे निकली थी, और उस समय भी फिर जो है सरकार को पीछे हट करनी पड़ी थी। तो ये जब भी ये पशु नियंत्रण
को लेकर जो है बात होती है तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। मैं नहीं मानता कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेरित किया गया होगा। लेकिन फिर अब देखिए, वो पुलिस कर्मियों का मुद्दा, ग्रेड पे का मुद्दा, ठीक है। अब ग्रेड के पे का मुद्दा अभी आज का नहीं है, वो चल रहा है 3-4 साल से लगातार, और सरकार बड़ी परेशान इस चीज को लेकर। जूनियर डॉक्टर्स का मुद्दा बहुत तकलीफ वाला है, उनको देता है, वो बार लगातार वहाँ हड़ताल हो जाती है। हालांकि वो एस्मा के तहत आता है, मतलब जो एक ऐसा कानून है जिसमें जीवन जरूरत की जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में कोई हड़ताल नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता, उस पर वो डाल दिया गया है, लेकिन ये लोग फिर भी हड़ताल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कर्मचारियों वाली बात है और ये तलाठी वाली बात जो है, आंगनवाड़ी महिला उसकी बात जो है पूरी, ये मुद्दे ऐसे हैं जिसका कभी समाधान होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुद्दे उठते हैं, फिर सरकार उनको बुलाती है, दबाती है, फिर कहती है कि हमने समाधान दे दिया। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं। अब निवृत्त सैनिकों ने अपना मोर्चा निकाला हुआ है, ठीक है। वो एक व्यक्ति की तो उस रैली के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गई 4 दिन पहले। उनका भी अपना एक पूरा एक है कि हमको कंपनसेशन जो है, अगर शहीद हो जाता है तो हमको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। उसके अलावा भी और कुछ मांगे हैं उनकी। तो मुझे लगता है कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो प्रेरित हैं और कुछ ऐसे हैं जो सरकार के हाथ में नहीं है। अब इसमें होगा क्या? अब तक तो ये खेल चलता था और भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सप्लोइट करती थी, फिर स्थिति सामान्य कर देती थी। अब इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस तो कर ही रही है उस चीज को, वो भुना रही है अब चीज को, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसको भुना रही है वो देखते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक खेल चलता रहता है। अब देखिए, आप किसी संगठन के प्रमुख हैं, आप प्रो बीजेपी हैं, आप कहेंगे हमारा संगठन ऐसे ही काम करेगा। शिक्षकों में अभी ये हुआ, शिक्षकों ने मास सीएल की घोषणा की थी गुजरात में, फिर वो अचानक पानी में बैठ गए। तो आपको समझ में आता है कि ये इनिशिएट किया गया था बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी ने फिर ठंडा पानी उस पर डाल दिया। पर अब क्योंकि आप चुने हुए, आप एक संगठन होता है समझिए, उसमें 3, 4, 5, 6 लोग होते हैं जो चलाते हैं पूरे संगठन को, लेकिन आपके नीचे जो हजारों लोग हैं वो हर बार तो नहीं होगा ना कि आप झुक गए तो वो भी झुक जाएंगे। तो इसमें फिर रिबेल होगा, जो सही में चाहते हैं कि हमारे मुद्दों का समाधान हो, फिर वो उनको छोड़ देंगे, फिर वो नई बॉडी बनाएंगे। अगर ये न भी बनाए, लेकिन फिर उनका वोट कहीं और चला जाएगा। तो आंदोलन खड़ा करने के बाद उसको दबाने तक की प्रोसेस में हो सकता है भाजपा जो है वो सफल साबित हो, लेकिन क्या इस बार वो कर्मचारी जो सही में नाराज हैं, वो जितने भी अलग अलग तबके के लोग हैं जो सही में नाराज हैं, क्या वो आंदोलन दब जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे इस बार? ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी खुद भी चिंतित है इसको लेकर। हम ये नाटक तो खड़ा कर रहे हैं, कुछ जगह हमारी बात चल भी रही है, फिर हम उसको पर्दा डाल देते उसके ऊपर, पर इस हर बार वोट मिल जाते थे, आपको वोट मिल जाते थे, लेकिन इस बार मिलेगा क्या? या फिर ये लोग जो आप आके जो अपना दावा पेश कर रहे हैं गुजरात की राजनीति में सरकार बनाने को लेकर या लोगों के वोट्स को आकर्षित करने को लेकर, तो क्या वो, हमको उससे कितना डरना चाहिए? तो मैं बताऊं, डर रहे हैं। तो आंदोलन की राजनीति भी अब इस तरह से करवट ले रही है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी पहले आश्वस्त हुआ करती थी कि कर लेंगे, देख लेंगे, अब खत्म कर देंगे, फिर जीत जाएंगे, इस बार उनको ये डर है कि शायद इस बार हम लोग अगर कहीं चूक गए तो इधर का उधर उठ सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात कही जा रही है आंदोलन करवाने की, और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि आंदोलन करो, मुद्दे भी लेके आ रही है और वो चाह रही है, लेकिन इस बात में कितनी प्रामाणिकता है कि लगातार कोई राजनीतिक पार्टी जिसका कार्यकाल जो है 26 साल से लगातार निरंतर चल रहा है, वो चाहेगी कि इस तरह के मुद्दे जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, जिनको अब उठाया जा रहा है और उनको निकलने के बाद जो है एक जन प्रतिक्रिया बहुत लंबी देखने को मिल रही है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि इन मुद्दों को उठाकर जो है फिर से इनको जीवित किया जाए, जिस पर आंदोलन हो और उस पर फिर कटाक्ष हो? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि पे नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये अब तक तो इसलिए हो रहा था क्योंकि कांग्रेस अपने आप में संस्थागत तौर पर, पार्टी के तौर पर बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल बेकार सी हो चुकी है। वो इतनी खोखली होती जा रही थी दिन ब दिन, हालांकि उसकी सीट बढ़ रही थी, लेकिन नेतृत्व जो है वो कमजोर होता जा रहा था। तो वो इनको बड़े आश्वस्त थे, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त थी कि यार ये क्या होगा, 5 और लोगों को खरीद लेंगे या 6 और लोगों को हम यहाँ से ले जाएंगे। तो उनको पता था कि हम कांग्रेस को टेकल कर सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस की वोट बैंक आज तक वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी वास्तविकता है,
लेकिन कांग्रेस के चुने हुए लोगों को वो हैंडल कर सकते हैं, उनको वो टैकल कर सकते हैं। अब आपने तो एक बार मत दे दिया ना शोभित जी, अब 5 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपने हमको चुन के कहीं भेज दिया, हम चले गए वहां पे, फिर हम आपके प्रति जिम्मेदार है ही नहीं कि आप क्यों हमको चुने थे। भाई हमने आपको, अगर आपने हमको चुना था कि आप सरकार के, आप विपक्ष में है और फिर भी हम आपको चुन रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस सरकार, अगर आप विपक्ष में रहें भी तो भी हमारे मुद्दे उठाएं और सरकार की नाक में दम करें और हमारे लिए काम करने के लिए मजबूर करें। इसीलिए तो चुन के भेजा था। लेकिन मैं क्या करता हूं चुने जाने के बाद, जिस चीज को लेकर आपने मुझे चुना था मैं वो चीज भूल जाता हूं और फिर मैं वही खेल में जो है मग्न हो जाता हूं जहां सिर्फ धोखाधड़ी है जनता के साथ और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब दगाबाजी है, और मैं अपने फायदा देखता हूं और अपने हिसाब से अपनी धुन में रहता हूं। तो उस जनता का, उस प्रजा का क्या, तो वो अभी भी कांग्रेस का वोट वहां है। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं फिर वो करवट बदल देते हैं, वो पाला बदल देते हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त रहती थी हमेशा कि लोगों का क्या है यार, लोग किसी को भी चुन के भेज दे, हमारा हाथ में है कि हम उसको हमारी ओर कर लेंगे। तो अब ये डर है इस बार कि क्या ऐसा हो पाएगा, या क्या जनता फिर ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो पाला बदल के हम हमारे पास आ गया है, या हमको भी इतना वोट मिलेगा। तो आंदोलन जो है वो तब सफल होता है जब पूरी तरह से संघर्ष करने के बाद अपने आप को इसमें डिसॉल्व करने की, आपको अगर आपकी सोच हो, उस तरह की आपकी जिद हो। ये तीनों आंदोलन सफल क्यों नहीं हुए? मैं जिग्नेश मेवाणी का आंदोलन भी इतना सफल नहीं मानता हूँ। वो दावा करता है, हम लोग, वो तो वो पत्रकार था, हम लोग पुराने दोस्त हैं, हमारी बहुत बहस भी होती है, दलील होती है, तो मैं नहीं कहता, मतलब उसने कुछ किया है दलितों के लिए, कुछ तो किया है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाया जितना उससे उम्मीद थी और जितने उसने वादे किए थे। अल्पेश ठाकुर कुछ भी नहीं कर पाए और हार्दिक पटेल ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए। जो मूलतः मांगों को लेकर जो हुआ था आंदोलन शुरू, उनमें से एक मांग भी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये इसलिए आंदोलन सफल नहीं हुए मैं मानता हूं, क्योंकि वो जो प्रतिबद्धता और कटिबद्धता जो लीडर की होनी चाहिए वो नहीं थी। वो कहीं ना कहीं खुद फिसलने को तैयार थे, राजी थे। कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए अपने आप को बड़ा करना चाहते थे, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कंधे का उपयोग करके वो अपना झंडा फहराना चाहते थे, बस ये मुझे लगता है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में माहिर है कि कौन कहाँ पे दुखती नस रखता है, कहाँ कहाँ दबाना है इसको, तब तक ये आंदोलन इसी तरह से प्रोवोक किए जाएंगे और इसी तरह से फिर उसको मैनेज भी किया जा सकता है। लेकिन अब इस चुनाव में मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो चला है उनके लिए कि वो कितना मैनेज कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी तरीके से कह सकते हैं कि अगर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आंदोलन को करवा रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है, जिस तरह से हमारे नेशनल एडिटर जी ने कुछ बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया, तो उससे कुछ ना कुछ इशारा जो है स्पष्ट वो जाना जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस की उस खबर का भी हम जिक्र करेंगे जिसमें राहुल गांधी का ट्वीट जो है अभी जो उन्होंने कल किया है वो जमकर वायरल हो रहा है, और उसके ट्वीट के मायने भी हैं वो अपने आप में निकाले हुए देखे जा रहे हैं। तो क्या है खबर, जनता को दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब नाव मझधार में हो और वो नाव फंस जाए तो मझधार वाली नाव की जो कमान है वो अपने हाथों में लेनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और इस ट्वीट के बाद लगातार जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी की बात कही जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अटकलें निकलती हुई देखी जा रही हैं। थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि देश में 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिससे अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें और बढ़ा दी हैं। इसी मुद्दे पर हम सीधे चलेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार के पास में। तुषार, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके का ये ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है? बिल्कुल शोभित, जिस तरह से हम जानते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है फेसबुक पर जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि जब नाव मझधार में फंस जाए तो उसे उसकी जो कमान है अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तो इससे साफ साफ तो पता नहीं चल रहा है शोभित जी, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए तनातनी का मामला भी देखने को मिल रहा है, तो साफ साफ इसमें पता नहीं चल रहा है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने ये पोस्ट किया है ये सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि 7 जो राज्य हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है, और बीते दिनों की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं इसको लेकर उन्होंने बैठक भी की थी। जी शोभित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट
देने के लिए। तो जैसा तुषार ने कहा कि अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ट्वीट है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है किसी बाहरी नेता के बजाय खुद के पास रखना चाहते हैं अध्यक्ष पद। हालांकि उन्होंने किसी संदर्भ में इस तरह की बातें लिखी हैं, अभी तक ये साफ साफ पता नहीं चल सका है। दरअसल केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत को जोड़ेंगे। अब इस ट्वीट को पढ़ने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि वे पतवार खुद के हाथ में रखना चाहते हैं। और इस तरीके से जो है अशोक गहलोत की दावेदारी को लेकर भी कई तरह की बात निकलकर सामने आई थी, और उस बात को हमने प्रमुखता से उठाया था अपने पिछले कार्यक्रम में राष्ट्र संवाद में। और जिस तरीके से बात ये आ रही थी कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को स्वीकार करेंगे या नहीं, ये दर्शकों के सामने बहुत विस्तार से बात रखी थी नेशनल एडिटर मयूर जानी जी ने। तो इसी खबर में हम जोड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी भी कहेंगे उनको, जिगर पांड्या जी को, और उन्हीं से ही जानेंगे कि किस तरीके की ये ट्वीट को लेकर अटकलें जो है राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा रही हैं। जी शोभित, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और जी अच्छा अच्छा, तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार एक सचिन क्या राहुल गांधी का जिस तरह से ट्वीट आ रहा है, इस पर ही हम चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में और उनसे जानेंगे, क्योंकि राष्ट्र संवाद में अशोक गहलोत की आपने बात की थी और उस बात को लेकर बहुत विस्तार से आपने लोगों के सामने बात रखी थी, हमारे दर्शकों को काफी कुछ बताया था। लेकिन इस ट्वीट की भी बात करने का जिक्र हम इसलिए इस मुद्दे पर उठा रहे हैं क्योंकि लगातार अशोक गहलोत जो है उनको लेकर दावेदारी की बात कही जा रही है, और अब राहुल गांधी का ट्वीट ये आ रहा है कि जो है नाव की कमान है वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी अगर नाव फंस जाती है। तो क्या कुछ मायने निकलते हुए दिख रहा है? नहीं, अभी मैं वही तो बता रहा था ना आपको, जब राष्ट्र संवाद हम कर रहे थे तो मैंने कहा कि चीजें स्पष्ट नहीं है अभी, वहां कुछ केओटिक सिनेरियो पूरा। क्या राहुल सही में बनना चाहते हैं फिर से अध्यक्ष या नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि एक खबर ये भी है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप चलाइए अपने हिसाब से जो भी करना है, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। अब ये ट्वीट का ये मतलब भी निकला जाता है कि हो सकता है वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद अब वो ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि वो देश की राजनीति में और पर्टिकुलरली कांग्रेस की राजनीति में एक अहम रोल अदा करें, लेकिन वो अहम रोल अदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और तब तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, हालांकि नुकसानदेह है जब आप इजीली एक्सेसिबल ही नहीं है। आप ये जो राहुल गांधी साहब को देख रहे हैं अभी ये विजुअल्स में, जहां वो लोगों के साथ हिल मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को प्यार कर रहे हैं, दादी अम्मा को भी जप्पी दे रहे हैं, ये सब अच्छी बात है, देखने को अच्छा लगता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये बताया जाता है कि आम तौर पर राहुल गांधी किसी से नहीं मिलते। मतलब उनको मिलना हो तो आप, मतलब कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, भाई साहब कुछ ऐसी बड़ी दीवार उनके बीच में है, सबके बीच में, वो इजीली एक्सेसिबल है ही नहीं। तो अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे काम करना चाहते हैं और आपके आसपास जो है जो कुछ लोग बने हुए हैं और उन्हीं के जरिए आप अगर संवाद करेंगे, तो राहुल भाई आप तो नहीं बन सकते ना, बनेंगे तब भी आप बंटाघारी करेंगे। अगर वो बनना चाहते हैं अच्छी बात है, अगर वो बनना चाहते तो फिर उनको 24 घंटा 365 दिन की राजनीति करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके लिए और कोई प्रोफेशन है ही नहीं। उनकी कोई नानी होगी भी तो भी वो लोग जाते नहीं है देखने के लिए उनको इटली, ठीक है। इनके लिए कोई वैकेशन नहीं होता है कि ये जाए, हम चले गए थाईलैंड चले गए, उधर चले गए, वहां चले गए। वो राजनीति में नहीं चल सकता है। आपको 365 दिन 24 घंटा आपको पूर्णतया राजनीति में रत रहना पड़ेगा, वो आप करते नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है, और मुझे लगता है वो कर भी नहीं पाएंगे, उनकी वो फितरत नहीं है। होती तो अब तक बदल चुकी होती ना, अगर उनको चेंज करना होता तो उस अपनी आदत को बदल चुके होते अब तक, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, वो इजीली एक्सेसिबल हो नहीं पा रहे हैं। अब वो जब तक आप नहीं हो पाओगे तब आप अपने लोगों से, अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वेल विशर्स से आप जब तक रूबरू लगातार मिलते नहीं रहोगे तब आप तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जिसको आपको पानी होती है वो रिसीव करनी होती है हर एक से, तभी, और आपको सुनना होता है, आपके किसी सेक्रेटरी को नहीं सुनना होता है, वो आपको अपने कान से सुनना होता है कि कोई मुझे आके क्या कह रहा है,
उसमें से फिर निरीक्षित विवेक करना होता है कि कौन सी बात को माना जाए, कौन सी बात को न माना जाए, और उसके बाद जो है कोई राजनेता निर्णय लेता है, तब जाके वो पार्टी चलती है। यहाँ पे वो हो नहीं रहा है। तो वो अगर चाहते हैं, इसका अगर ये मतलब निकालने की हम लोग कोशिश करें कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो फिर तो ये सब करना पड़ेगा, और अब तक वो नहीं कर पाए हैं। और आगे भी इस प्रकृति को वो कितना बदल पाते हैं, हमको बड़ा डाउट है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। तो ये हो सकता है कि वो ये इशारा कर रहे हो कि मैं पहले से ज़्यादा एक्सेसिबल रहूँगा, पहले से मैं ज़्यादा सक्रिय रहूँगा, और पहले से ज़्यादा मैं लोगों से जुड़ूंगा। अब कुछ ना करे, सिर्फ लोगों से जुड़ते रहे ना, और पार्टी चलाने दे किसी को भी। देखो, उनका ओहदा कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है। वो जो स्टेचर उनका है, उस स्टेचर तक कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन जितना वो और ग्रास रूट पे जाएंगे ना, उतना उनका कद जो है उससे और बढ़ता जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी में उस जगह पे वो बैठे हैं जहाँ पे कोई पहुंच नहीं सकता है, तो इनसिक्योरिटी उनमें होनी भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अपने आप को शायद मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ज़्यादा सक्रिय करना चाहते हैं, ज़्यादा जो है अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहते हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में। मुझे लगता है कि इसका मतलब ये निकालना ठीक रहेगा। आपसे ही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैंपेन चलाया था, और कैंपेन में मुख्यतः उनका जोड़ने का माध्यम था कि लड़कियों को प्रमोट कर रहे थे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया था। प्रियंका गांधी ने अगुवाई की थी, और प्रियंका गांधी को मजबूत कांग्रेसी चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा जा रहा था कि इनकी वापसी से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से झूठा ही साबित हुआ, और प्रियंका गांधी जो है काफी कुछ खास नहीं कर पाई। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से अपने सबाब में चल रही है, आगे दिल्ली तक आते हुए, या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते, ये सबाब और ये जन समर्थन उनके साथ रहेगा? और क्या ये वही जन समर्थन उनके साथ दिख रहा है जो वोट डालते हैं, और वोट वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकता हुआ दिखेगा? देखिए, प्रियंका गांधी की बात पहले कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को बहुत सालों तक जो है वो पीछे रखा गया। अब वो उनकी अपनी पसंद थी या सोनिया जी नहीं चाहती थी, ये इस बारे में डिबेट हो सकती है कि क्या वो सक्रिय राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी इसलिए वो पीछे थी, या सोनिया कहीं, क्योंकि बहुत आप पुराने कांग्रेसियों को मिलो ना तो ये कहते हैं कि ये सोनिया जी जो है पुत्र मोह में अंधी हैं। मतलब उनको लड़के से आगे, अपने बेटे से आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस राहुल गांधी की जगह अगर प्रियंका गांधी को अगर पहले आगे कर दिया होता, तो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कुछ और ही होती। ये बहुत सारे कांग्रेसी बताते हैं कि प्रियंका में वो नेचुरल बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी है, वो जो आप होते हैं ना कुछ क्षमताओं के साथ, कि वो अपने आप के आसपास लोगों को जोड़ सकती है। वो बड़ी सहज है, बड़ी सरल है इस मामले में, बड़ी एक्सेसिबल है उस मामले में, और भले वो एलीट लगती है, बड़ी मतलब प्रतिभावान है, बड़ी गॉर्जियस तरीका का उनका एक वो आउटर एक्सपीरियंस ये लुक है उनका, लेकिन साथ में फिर भी वो इतनी ही वार्म और इतनी ही घरेलू लगती हैं जो औरतों से कनेक्ट कर सकती हैं। तो कहते हैं कि ये पहले अगर इनको आगे कर दिया होता तो कुछ चीज़ें कांग्रेस के लिए कुछ और होती, और पॉजिटिव वे में होती। अब जब उनको यूपी की कमान सौंपी गई, तो देखिए यूपी में कांग्रेस पिछले 30 साल से खत्म सी हो चुकी है, वो है ही नहीं कहीं, और उसको पुनर्जीवित करने के कोई भी प्रयास आप देखिए कभी हुए नहीं। फिर वो गठबंधन से ही आगे बढ़ने की बात हुई कि अब सपा को पकड़ लो या बसपा को पकड़ लो, ठीक है, तो किसी न किसी को पकड़ के चलने की बात हुई। मुख्य तौर पर अपने आप में आप याद कीजिए, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा हो, ऐसा आप याद करके देखिए। हमको याद नहीं आ रहा है कि 30 साल पहले शायद हुआ था, उसके बाद तो शायद हुआ नहीं वो। तो वो कांग्रेस वहाँ लड़ी उस स्थिति में है कि कोई पूछने वाला है नहीं। अच्छा, वो विचारधारा को लेकर जितने भी लोग आज भी कांग्रेस को मानते हैं ठीक है, पर उनकी तादाद अब कितनी, ये भी बड़ा सवाल है। तो आप जब 30 साल से एक जगह पे वनवास में आप बैठे हो, वन में हो आप, और आप चाहते हो कि मैं फिर से जो है सांसारिक बन जाऊं और गृहस्थ बन जाऊं, इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक प्रियंका गांधी का उस समय से कोई मतलब उस चुनाव में कोई चमत्कार की अपेक्षा रखना, ये कोई ठीक बात नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई चमत्कार की अपेक्षा रख भी रही थी, पर एक ब्रांडिंग अच्छा हुआ प्रियंका के जरिए, ये हम जरूर कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर में
जो है एक सवाल भी निकलता हुआ दिख रहा है। वो सवाल ये है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाने से कांग्रेस को फायदा या नुकसान होगा। और राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मचा घमासान जो है वो जग जाहिर है। इसी खबर पर जोड़ेंगे हमारी साथी सहयोगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ कहेंगी इस खबर को लेकर? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो वर्चस्वी लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती है, वो किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ जहां सचिन पायलट और उनके समर्थक चाहते हैं कि इस बार के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं सचिन पायलट बने, तो वहीं अशोक गहलोत का कहना यह है कि अगर मुख्यमंत्री का अगर कोई उम्मीदवार होगा तो वो राजस्थान का ही होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने अभी हाल ही में ये बयान दिया है कि एक ही पद पर दो लोग नहीं रह सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चर्चा चल रही है उसमें अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। तो इस बीच उन्होंने सचिन पायलट ने कटाक्ष करते हुए भी कहा है कि एक पद पर दो लोग नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर हम जोड़ेंगे अपनी साथी सहयोगी वैष्णवी से। वैष्णवी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से जो है राजनीतिक घमासान मचा हुआ है राजस्थान के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें सवाल किया गया कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। तो इसको लेकर राजस्थान कांग्रेस में चल रही जो कला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। राजस्थान के सीएम जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है वो वर्चस्व की जंग जो है वो जारी है, जहां एक तरफ सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनका उम्मीदवार ही राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का एक अपना सोचना है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर और सचिन पायलट को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी से। जिगर पांड्या जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी शोभित, राजस्थान में फिलहाल तो समझो कि अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं या ऐसी अटकलें जो आ रही है, हालांकि अशोक गहलोत ने तो राहुल गांधी का नाम आगे किया है और 7 राज्यों ने तो बोल भी दिया है कि भाई राहुल गांधी जी ही हमारे अध्यक्ष बने रहे या बनाए जाए। इस बीच में अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं तो राजस्थान में क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है और सबका एक नजरें जो है वहीं पे टिकी हुई है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की नाराजगी जो है वो तो जग जाहिर है और पिछले चुनाव से पहले तो वो नाराज भी सचिन पायलट जो है वो हम सबने उनकी नाराजगी देखी हुई है। अब बात वो है कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट सीएम के पद पे अगर बिठाए जाए तो क्या होगा, वो तो आने वाले दिनों में बताएंगे। भले फिलहाल अभी सी वोटर्स ने वो अपना सर्वे किया और 26% लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो फर्क गिरेगा या बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन सचिन पायलट अगर युवा है, कांग्रेस के नेता भी है और युवा है, तो अगर सीएम पद पे वो अगर चुने जाते हैं तो राजस्थान के जो एक बदलाव की कोशिश है वो तो जरूर होगी, क्योंकि 2 खेमा जो है उसमें अभी तो घमासान मची हुई है। लेकिन हम बात करेंगे ये दोनों खेमे की नहीं, लेकिन विपक्ष में जो बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, और उनमें जो एक खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत मजे भी लिए हुए हैं और सचिन पायलट को अपनी तरफ खींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है तब तब वो सचिन पायलट की नाराजगी को आगे आने से और उनको अपनी तरफ खींचने में से कहीं भी वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पता है कि ये 2 खेमा जो है अगर अंदर अंदर मतलब 2 गुट अभी से पड़ चुके हैं, और जो मध्य प्रदेश में हुआ था और सिंधिया फिलहाल तो अभी बीजेपी में है और मंत्री भी है, तो एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली है या उठाएगी, वो तो स्पष्ट रूप से हमारे नज़र के सामने आ चुका है। जनता ने तो 6 महीने बाद रिजल्ट दे दिया है और जो एक बात हमारे सामने अभी फिलहाल आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद से अशोक गहलोत इस्तीफा देने के बाद ही वहीं पे जाएंगे तो उनके अनुगामी कौन होगा। अशोक गहलोत तो वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बोले उसको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। यह साफ संकेत है पायलट को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा।
ऐसा अगर राजस्थान में सचिन पायलट समर्थक उन्हें सीएम न बनाए जाने की लगातार कोशिशें अगर सामने आती है, तब भी कांग्रेस में दो गुट और दो जो सचिन पायलट है या अशोक गहलोत है, वो दो गुट सामने से उभर कर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गहलोत को बनाया जाए तो पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग एक तरफ तेज हो रही है और दूसरी ओर अशोक गहलोत का जो खेमा है वो भी सक्रिय हो चुका है। ये दोनों खेमे के सामने भारतीय जनता पार्टी भी मजे ले रही है और कहाँ वो क्या उनका इस्तेमाल करेगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन शोभित, एक बात क्लियर है कि चुनाव भले गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में आने वाले हो, लेकिन राजस्थान में राजकीय माहौल की गर्मी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। जी शोभित। लेकिन एक सवाल ये निकल कर आता है कि मुख्यमंत्री के लिए लगातार जो उनका जन समर्थन है सचिन पायलट का, वो कह रहा है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सचिन पायलट जो है जिनका अपना खुद का जन समर्थन है और जिस तरह से वो पहचाने जाते हैं कि युवाओं में उनकी जो पैठ है वो लगातार बहुत ही गहरी है और युवा उन्हें काफी जो है लोकप्रिय भी मानते हैं अपने अंदर। आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मुख्यमंत्री तौर पर, तो क्या वो कितना सफल साबित हो सकते हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर? आपको लगता है कि अशोक गहलोत को मैजिक मैन के नाम से जानते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो मैजिक जो है वो सचिन पायलट राजस्थान की जनता के बीच जो है वो बिखेर पाएंगे? अशोक गहलोत जो है वो पीढ़ अनुभवी राजनेता है। देखो, वो गुजरात में भी प्रभारी बनकर करिश्मा दिखा चुके हैं 2017 की चुनावी रणनीति मैदान में। अब रही बात राजस्थान की, तो अगर कांग्रेस आला कमान चाहे तो उनको राजस्थान की बागडोर भी दे सकते हैं। 2020 की बात हम कर ले कि सचिन पायलट ने बगावत की थी और सीएम गहलोत ने चतुराई दिखाई थी उस टाइम पे और अपनी सरकार गिरने से बचा लिया था। अब फिलहाल में थोड़े दिन पहले ही सवाई माधोपुर में जो बगावत हुई थी उसको भी उन्होंने याद किया था। अब ये जब एक दूसरे की अहम भूमिका की बात आती है, तब कांग्रेस को अगर राजस्थान में बचाना है तो अशोक गहलोत को ये समझना पड़ेगा कि भले ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस की सत्ता कायम रहे। तो वो तो अध्यक्ष पद बनते अगर वहीं पे बैठे हैं तो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, नहीं कि राजस्थान की। तो राजस्थान भी उनके हिस्से में जिम्मेदारी के तौर पर आता ही है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो अब उनकी अहम भूमिका आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो सभी राज्यों में कांग्रेस जो सिमट कर एक कोने में एक हाशिए में धकेल गई है, अभी तो फिलहाल तो राजस्थान में वो सत्ता पे है, तो उसको बचाने की कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन बाकी पूरे देश में भी कांग्रेस को एक नई जान फूंकनी होगी। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि अशोक गहलोत का करिश्मा राजस्थान तक सीमित है कि पूरे देश में उनका करिश्मा चलेगा। जी, इसी पे एक फटाफट से आपसे उत्तर चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मंच साझा करते हुए देखे थे आपसी नाराजगी के बीच और एक दूसरे से मिलते हुए भी देखे गए थे, तो एक उस तरफ भी एक साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि हमारी जो पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं है। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से दोनों लोगों के समर्थक आपस में एक तरफ से बयानबाजी करते हुए देखे गए हैं, तो उस बयानबाजी को आपको लगता है कि कांग्रेस जब आने वाला जो राजस्थान में चुनाव होगा तो कांग्रेस में कुछ आपसी फूट पड़ सकती है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में? अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई शोभित, क्योंकि एक मंच पे आके बोल देना वो अलग बात है, क्योंकि वो एक पार्टी का एक समझो कि एक डिसिप्लिन रहता है, लेकिन अंदर अंदर जो एक दूसरे के खेमे की जो टांग खिंचाई हो रही है वो तो पार्टी को नुकसान करेगी ही करेगी। क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी सवाई माधोपुर की बैठक में सचिन पायलट की बगावत को भी अशोक गहलोत ने थोड़े दिन पहले ही याद किया था। अगर समझो कि वो बगावत को याद भुला दिया गया है तो याद करने की जरूरत कहाँ थी? तो बहुत बड़ा सवाल तो है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में पायलट और गहलोत के खेमे में क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन राजस्थान कांग्रेस को ये
बहुत बड़ा नुकसान करके देगा अगर बगावत और ये दोनों की टांग खिंचाई सामने बरकरार रही तो। जी एक और सवाल का ही उत्तर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर आप बेबाकी से राय रखते हैं और वो राय कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक खरी भी उतरती है। तो आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं और उनके साथ एक विशाल हुजूम जो है उनके पीछे पीछे चल रहा है, फटाफट से 2 लाइन में इसका उत्तर दे दीजिए। आपको लगता है कि फायदा मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा का फायदा देखो, अभी तो कन्याकुमारी से स्टार्ट होके केरला के बाहर शायद 1-2 दिन में बाहर आएगी। तो केरला में तो उनकी सरकार है नहीं, वो सांसद जरूर है वहां के, लेकिन धीरे धीरे जैसे आएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी, उसके दूसरे चरण में गुजरात से भी वो शुरू करने वाले हैं। अब राहुल गांधी 2014 के बाद लगातार फेल हुए हैं, वो मैं नहीं, पूरे देश के पत्रकार ने देखा हुआ है या सभी विश्लेषकों ने भी देखा हुआ है। वो उनका करिश्मा जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनके सामने कितना टिक पाएगा वो भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरा एक चेहरा है अलग अलग राज्यों में, देखो पंजाब में तो उनका चेहरा करिश्मा जो है वो दिखा नहीं पाए थे, फिलहाल अभी 6 महीने ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी करिश्मा दिखाई नहीं पाए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और मतलब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो फिर भी वो करिश्मा कहा था। तो अब ये करिश्मा जुटाने के लिए निकले हैं या कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकले हैं, वो तो अब उनके ही खेमे के, उनके ही नाराज जो है अलग अलग जो दिग्गज नेता है वो बहुत अच्छा, मेरे से भी अच्छा बोल पाए। हम तो सिर्फ विश्लेषण कर पाएंगे कि उनका करिश्मा बरकरार रहेगा कि नहीं, लेकिन करिश्मा तो पहले भी नहीं था। तो अब करिश्मा बनाने के लिए, जैसे कल वो नाव चलाई या किसी के बुजुर्ग को वो गले मिल रहे थे, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन कब तक वो रोड पे रह के उनको माहौल बनाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये माहौल बन गया है, उनको बीच में छोड़ के वो कहीं पे और चले जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। शोभित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिगर पांड्या जी। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की तरफ, और चौथी खबर भी काफी बड़ी है और ये खबर जो है हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, इस खबर पर भी हम अपने राय जानेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। लेकिन खबर आपको बताना चाहेंगे कि आनंदीबेन पटेल को लेकर गुजरात में काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपनी बेटी के लिए जो है विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करती हुई दिख रही हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हम कोई भी प्रमाणिक से इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस खबर का भी रुख जानेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से खबर आ रही है कि आनंदीबेन पटेल अपनी बेटी को लेकर, जो इनका नाम है अनार पटेल, उनको लेकर विधानसभा सीट की मांग करती हुई दिख रही है और अमित शाह से जो है इस चीज को लेकर काफी गहमा गहमी भी दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ मायने इस खबर को लेकर? देखिए, ये सूत्रों के द्वारा हमको खबर मिली है, तो आप जैसे कह रहे थे कि हम ये बिल्कुल ठोक बजा के नहीं कह सकते कि ये हो ही रहा है, लेकिन ये मानना इसलिए थोड़ा इजी है, सरल है, क्योंकि ये अभी का मुद्दा नहीं है, ये बेसिकली पिछले चुनाव का भी ये मुद्दा था। देखिए, हम सब जानते हैं कि आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री बनी नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वो सिर्फ आप देख लीजिए तो 1.5-2 साल तक का कार्यकाल उनका 2 साल के आसपास का रहा उनका। 16 में उनको छोड़ना पड़ा अगस्त में, और तब उसके बाद आप देख लीजिए वो सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं है। फिर उसके बाद वो राज्यपाल बनाई गई और अभी भी वो राज्यपाल पद का जिम्मेदारी जो है वही उसका वहन कर रही है। लेकिन नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब 2 बहुत बड़े उसी पार्टी में, उन्हीं के नीचे 2 बड़े गुट थे। एक अमित भाई का था गुट, जो अमित भाई के बिल्कुल फॉलोअर्स थे, जो अमित भाई जो उनके लिए सब कुछ थे, और दूसरा आनंदीबेन का था, जो तो दोनों गुट जो है उसमें एक तरह का एक कंपटीशन, एक तरह का एक भिड़ंत भी होती थी कई बार, और पर वो सतह पर इसलिए ज़्यादा नहीं आती थी क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता था। पर जब आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और फिर वो जब राज्यपाल बन गई, तो वहाँ आनंदीबेन हालांकि बहुत सारी सीटों से लड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी घाटोड़िया की जो सीट है अहमदाबाद की, वो उनकी प्रमुख सीट मानी जाती। पहले पाटन से भी लड़ी थी, वहाँ से मांडल से भी लड़ी थी, लेकिन फिर घाटोड़िया जो है लगातार लड़ती रही वो।
अब वो उनकी परंपरागत उन्हीं की सीट मानी जाती है। उसकी बिल्कुल बगल में नारायणपुरा है जो अमित भाई की सीट है। तो ये माना जा रहा था जब 2017 का चुनाव सर पे था, आज से 5 साल पहले, तो ये माना जा रहा था कि अब क्योंकि आनंदीबेन तो चुनाव लड़ने वाली है नहीं, तो उनकी जो बेटी हैं अनार पटेल जो कि बहुत लंबे अरसे से एक एनजीओ चलाती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसमें बहुत अपने आप को कार्यरत रखा हुआ है उन्होंने, और ग्रास रूट लेवल पे जाके उनकी संस्था काम करती है। और ख़ास करके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप जो गुजरात की महिलाओं की हैं, जो गाँव में रहती हैं, तो उनको आगे लाना, उनकी मदद करना, उनको आर्थिक सहायता करना, तो उस पर वो काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रही है। हालांकि अनार पटेल खुद उस अपने आप में बड़ी एक लो प्रोफाइल व्यक्ति है। मतलब वो आपको कहीं जब आनंदीबेन कैबिनेट मिनिस्टर रही तब भी, जब वो मुख्यमंत्री बनी तब भी, आप मुश्किल से देख पाएंगे कि वो कहीं आनंदीबेन के साथ किसी कार्यक्रम में दिखी हो या पब्लिक फोरम में वो कहीं दिखी हो। वो बड़ी प्राइवेट उनकी लाइफ जो है वो रही है और अपने आप को उन्होंने बस सामाजिक कार्यों में जो है वो रत रखा है हमेशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, ये मैं बता दूं आपको। और आनंदीबेन गुट के जो समर्थक लोग हैं जो उनको समर्थन देते हैं, तो उस गुट में ये है, ये मांग भी है जो आनंदीबेन तक पहुंचाई भी गई है, ये भी हमको पता है कि अगर आप सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं है तो फिर अनार पटेल का अब सक्रिय राजनीति में आना बनता है। तो पिछले चुनाव में ये बात उठी थी कि अनार पटेल को जो आनंदीबेन की सीट है घाटलोड़िया, वहां से उनको टिकट दे दिया जाए ताकि वो चुनाव लड़ सके। पर वो समय कुछ ऐसा था, वो दौर कुछ ऐसा था जहां पे आनंदीबेन ने ये समझा या सोचा कि नहीं, इस बार जो है थोड़ा होल्ड बैक करके रखना जरूरी हो जाएगा। राजनीतिक समीकरण उस तरह से बने हुए थे, तो उन्होंने वो होने नहीं दिया, शायद ये कहा जाता है। और उनकी सीट पर से भूपेंद्र पटेल, जो आज अभी वर्तमान समय में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको टिकट दी गई थी। और भूपेंद्र पटेल जो है वो भी आनंदीबेन के बहुत करीबी और उनके चुस्त समर्थक और फॉलोअर माने जाते हैं। तो जब वो वहाँ से लड़े और जीत गए, तो उसके बाद आप देखिए कि जब समीकरण बदला पूरा, जब विजय रूपाणी और नितिन पटेल के साथ पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया, सबको घर भेज दिया गया, तब जो मुख्यमंत्री बना वो बना व्यक्ति जो पहली बार विधायक के तौर पर चुन के आया था, जिसका नाम भूपेंद्र पटेल है। और उनको सो है सीधी लॉटरी लगी और वो बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री। तो वहाँ ये हम लोग जो है उस कयास ये लगा रहे थे उस समय कि मतलब ये है कि बहुत 3-4 साल के अरसे के बाद फिर से आनंदीबेन का प्रभाव जो है अब वो गुजरात की राजनीति में देखने को मिलेगा। अमित शाह का जो अब तक देखते आ रहे थे वो दबदबा शायद खत्म होगा और आनंदीबेन के गुट का जो प्रभुत्व है वो हमको हर तरफ जो है गुजरात में देखने को मिला, क्योंकि उन्हीं के समर्थक को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब मामला ये आता है जो अब जिस पर हम मूलतः चर्चा करना हम चाहते थे वो ये है, ये बैकग्राउंड इसलिए दिया कि अब तक की स्थिति क्या रही। अब ये है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि आनंदीबेन अब चाहती हैं कि अनार पटेल सक्रिय राजनीति में कदम रखें और उसी बैठक से रखे जिस बैठक से वो अब तक चुनी जाती थी, जो अब अभी भूपेंद्र पटेल की है। ठीक है, और हमको इतना तो मालूम है कि अगर वो चाहेंगे तो भूपेंद्र पटेल 1 सेकंड में वो सीट खाली कर देंगे। वो कुछ अलग ही प्रकृति के राजनीतिज्ञ हैं, वो उस तरह के नहीं हैं, हमको पता है। तो अब इसको लेकर इनकी बात कुछ हुई है नरेंद्र भाई से, ये हमको पता चला है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अब इसको टिकट दिया जाए। अब वहाँ हमको ये समझ में आ रहा है, ये जो बताया जा रहा है वो ये है कि मोदी अभी नहीं चाहते हैं कि अनार पटेल सक्रिय पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि फिर वो परिवारवाद वाली जो बात आ जाती है, समझ सकते हैं। एक तरफ से वो लगातार हमले बोल रहे हैं कांग्रेस पे और समाजवादी पार्टी पे, सभी पे उनका हमला यही है मुख्यतः, ये सब परिवारवादी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको हमको समाप्त करना है। ठीक है, अब उस स्थिति में अगर अनार पटेल को आप टिकट देते हैं तो फिर आप ये बोल नहीं पाएंगे। और अनार पटेल को टिकट देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप, और आपकी सरकार फिर से बनती है, तो फिर अनार पटेल भले ही पहली बार विधायक बनेगी, लेकिन उनका जो स्टेचर है उस हिसाब से आपको उनको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जिम्मा आपको सौंपना पड़ेगा। तो फिर और हो सकता है कि टिप्पणी हो जाए, टीका हो जाए। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये
कहाँ कहीं पेच फंसा हुआ है दोनों के बीच में। और नरेंद्र भाई शायद अभी इस चुनाव में ये नहीं चाहते हैं कि इनको टिकट मिले। हमको ये भी बताया गया कि शायद उनको नरेंद्र भाई की ओर से ये कहा गया है कि आप थोड़ा अभी धीरज रखिए, 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, हो सकता है कि उनको वहाँ से हम टिकट फिर लड़वाएं, क्योंकि एक बार गुजरात इलेक्शन खत्म हो गया और जीत लिया तो फिर एक टाइम है आपके पास 1.5 साल का, तो उस समय में आप इनको पार्टी में विधिवत प्रवेश करवा दीजिए, उनको प्रचार प्रसार से हर चीज़ में शामिल कीजिए, तो वो एक राजनेता के तौर पर अपने आप को उभारना शुरू करेंगी। और उसके बाद अगर उनको आप टिकट देते हैं तो एक जस्टिफिकेशन बन जाता है, ठीक है, आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये कहीं पेच फंसा। और आनंदीबेन कि हमको तो समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, वो ये है कि आनंदीबेन चाहती है कि नहीं अभी दे दो, तो वो चाहती है कि वो प्रदेश की राजनीति में रहें। नरेंद्र भाई का हमको जो पता चला है वो ये है कि वो चाहते हैं कि अभी नहीं, केंद्रीय राजनीति में वो कदम रखें। तो ये कुछ अभी है, अब देखते हैं आगे पता चल जाएगा 1 आध महीने में कि क्या होने वाला है। लेकिन आज की स्थिति जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि इस मुद्दे पे दोनों अभी आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि टिकट मिल सकती है नार पटेल को, अब ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि टिकट मिलती है उन्हें। विधानसभा की सीट से वो चुनाव लड़ती हैं, लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। हम आपको बता दें कि हम दिन की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ में आते हैं और उन पर गहनता से चर्चा करते हैं, और इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नज़र भी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।